देखिए, सबसे पहले तो मेरा अपना मानना है कि जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, आपके अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के बहुत अच्छी मनीषी हैं। और उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले उन्होंने हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड के साथ मिलकर के इस 7 दिवसीय ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया है। बधाई के पात्र हैं वो। और मेरा ये भी मानना है कि इसमें जितने विद्वान जुड़े हैं राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो भी बहुत अधिक सुस्थापित विद्वान है वो। और ऐसी स्थिति में मेरा अपना मानना ये है कि ये सेमिनार की जो सफलता है वो इसी बात में निहित है कि हम सब लोग अपने विचार व्यक्त करें। और एक अभी आह्वान हुआ है, सभी कुछ न कुछ लिख करके इसमें हम लोग दें। जो हमारे आदरणीय रामदेव हमारे भारद्वाज साहब हैं, उन्होंने बहुत दूरदर्शिता से काम लिया है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है भारतीय वाङ्मय जीवन मूल्यों की वैश्विक स्वीकृति, इसके साथ साथ उन्होंने विभिन्न प्रकार के शीर्षक दिए हैं, विभिन्न प्रकार के विषय दिए हैं जिस पर कि हम अलग अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि इस तरह के इसमें जो आपकी वैश्विक स्वीकृति है वो अपने आप चरितार्थ होती है, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग विषयों पर सभी विद्वानों को इसमें बुलाया गया है। मैं साधुवाद देता हूँ प्रोफेसर रामदेव साहब को, भारद्वाज साहब को और उनकी टीम को। उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया है। और आज का जो विषय इन्होंने दिया है वो दिया है नव उदारवादी समय में रोजगार परक शिक्षा की संभावना और चुनौतियां। बहुत अच्छा विषय है ये। वर्तमान में इसकी बहुत आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में इसकी आवश्यकता और अधिक है। तो जब ये कोरोना 19 का एक प्रकोप है, हर जगह संक्रमण फैल चुका है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने यहाँ की युवा पीढ़ी को कैसे बचाना है, रोजगार परक जो पाठ्यक्रम है उनकी उपादेयता कैसे और अधिक बनानी है, ग्रामीण अंचल में रहने वाले बच्चों के माइंडसेट को कैसे चेंज करना है, तो ये सब बहुत अच्छे विषय हैं और इस पर विचार सभी के आएंगे। मैं एक बार इस ऑनलाइन सेमिनार के आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी तरह आपने इसको आयोजित किया है। और विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज साहब को, जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत लेवल से इस महान जो यज्ञ है हमारा विचारों का, और एक बहुत ही विशद अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में ये सब बातें हो रही हैं, ऐसे विशद विषयों के बारे में मुझे जोड़ा है। थैंक यू वेरी मच। इस महत्वपूर्ण सत्र में नव उदारवादी समय, रोजगार और साथ में शिक्षा की संभावनाओं पर मैं विद्वान कुलपति हमारे राजस्थान के प्रोफेसर आरपी सिंह जी, जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वह इस सत्र में अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमें दें और देश और विदेश के हमारे 1000 से अधिक सुनने वाले श्रोताओं को लाभान्वित करें। प्रोफेसर कुलपति आरपी सिंह जी। धन्यवाद डॉक्टर संदीप अवस्थी साहब। मैं सबसे पहले आपको और विशेषकर इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज साहब को धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस अवसर पर आपने आमंत्रित किया और मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। मेरा मानना है कि ये जो विषय है आज का, ये विषय उदारवादी समय में रोजगार परक शिक्षा, उसकी संभावना और चुनौतियां, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने छांटा है। इस संदर्भ में मुझे 2-3 बात कहनी है। हालांकि मेरे पूर्व वक्ता बहन पुष्पिका अवस्थी ने भी अपनी बात कही थी और कई संदर्भों में समझाई थी। आचार संहिता की बात उन्होंने कही थी
उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग जो हैं वो एक वैकेंसी पर कई कई अर्जियां आ जाती हैं, कई बातें उन्होंने कही थी। और उन्होंने एक पूरा का पूरा अपना जो वक्तव्य था वो इस संदर्भ में दिया था कि हम लोगों को रोजगार परक शिक्षा को मानना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। हमारे विद्वान साथी जो प्रोफेसर अर्जुन चौहान साहब हैं, अच्छे वक्ता हैं और अच्छे लेखक हैं, उन्होंने हिंदी भाषा वालों के लिए कई रास्ते बताए, जैसे अनुवाद करने की कला, लेखन की कला, विज्ञापन की कला। कितने उदाहरण उन्होंने दिए और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर अपने विषय को हम इन संदर्भों से जोड़ते हैं तो मेरा मानना है कि वो ज्यादा श्रेष्ठकर विषय हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि मैं अपना जो विचार है वो 3 संदर्भों में व्यक्त करूंगा। सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा हमारी पूर्व की शिक्षा और हमारा समाज, हमारा देश, रोजगार। हमें देखना हमारी पूर्व की शिक्षा जो थी वो उधार ली गई शिक्षा बन गई। मैकाले की शिक्षा प्रणाली के आधार पर जो कुछ हमने पढ़ा और जो कुछ हमने जाना और समझा, तो उस समझ के बाद केवल परालम्बी या उसको नौकरी कहते हैं, नौकरी की शिक्षा हमें प्राप्त हुई। तो हमें मालूम था कि उस समय अगर इतिहास पढ़ते हैं तो जो ब्रिटिश रूल था उनको इंडियन शिक्षकों की और शिक्षकों की आवश्यकता थी और उसके अनुसार उन्होंने अपने कॉलेज खोले थे। और ये विषय बिल्कुल ध्यान देने योग्य है कि जितने भी उन्होंने स्कूल और कॉलेज खोले थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनने से पहले, वो खोले थे कि जिनमें जो बच्चे हाई स्कूल पास कर लेते थे, जो 8वीं दर्जा पास कर लेते थे, तो उनको अपनी वो सरकार में नौकरियां दे देते थे। और देश को उस समय एक क्रेज था बच्चों पढ़ने में, तो जो बच्चे पढ़ते थे उनको नौकरी मिल जाती थी और खाने पीने के लिए जरिया बन जाता था। तो उनके परिवार के लोगों को भी उस चीज में झुकाव हुआ और बच्चों को इस तरह पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये जो हमारा ब्रिटिश काल था या उससे पूर्व का जो भी काल था, रोजगार पर शिक्षा को लेकर के ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ध्यान दिया गया कि रोजगार प्राप्त करो। इस तरह की शिक्षा करने के लिए उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो मैकाले की शिक्षा पद्धति ने बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश के लिए किया। वो इसलिए किया कि मैकाले की शिक्षा पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो हमको नौकरी देते थे, लेकिन हमारे जीवन मूल्यों के संदर्भ में उनकी बहुत कम सोच थी, संकीर्ण सोच थी। तो इस तरह से मैकाले की शिक्षा पद्धति जब वो आगे बढ़ी और बढ़ती चली गई, तो उस पद्धति के प्रति लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए। नई शिक्षा नीतियों का प्रारंभ हुआ। जो भी नई शिक्षा नीतियां हुई, चाहे कोठारी कमीशन हुआ, चाहे मुदियर कमीशन हुआ, चाहे कोई भी कमीशन वो हुआ, लेकिन अंत में जाकर के नई शिक्षा नीति का जो पूर्व सरकार ने एक तरह से उद्घोष किया था, तो उसमें 2 बातें सामने आई थी। उदारवादी दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर संबंध। आपने देखा होगा कंप्यूटर में क्रांति आई थी और उसमें हमारे जो भी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने उन सबको रोजगार मिला। और हमारे भारतवर्ष में भी कुछ ऐसे लोग बहुत प्रसिद्ध हुए अपने इसमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अपना कंपनीज खोली और कंपनीज खोलने के बाद उन्होंने बहुत रोजगार लोगों को दिया। तो ये एक कंपैरिजन है कि रोजगार प्राप्त करने वाली शिक्षा है, रोजगार देने वाली शिक्षा। मैं इन दोनों के बीच में यही बात कहूंगा कि हम लोग जो हैं एक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हमको ऐसी शिक्षा लेनी चाहिए ताकि स्वावलंबन बढ़े, हम लोग अपना रोजगार प्राप्त कर सकें, हमें आत्मविश्वास पैदा हो और देश में ऐसा प्रोडक्ट करें कि हम दूसरी जगह आयात करने की जगह निर्यात करने की स्थिति में आ जाए। उदाहरण चाइना हमारे सामने है।
चाइना का सामान बिल्कुल ड्यूरेबल नहीं होता, आप सब जानते हैं, लेकिन चाइना प्रोडक्ट करता है और बाजार बनाता है। हमारे जो वर्तमान के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने पहले काल में ये कहा था कि कौशल विकास पर बहुत जोर डाला था, स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर डाला था। और इसके बाद वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है, जो हमारे पिछले दिनों में जो वित्त की जो नीतियां बनी हैं, जो तरह तरह के हमारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और जो कह रहे हैं कि हमको पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनना है, अपना इंडियन प्रोडक्ट और खुद अपने आप पैदा करना है और अपने आप ही उसको प्रयोग में लाना है आवश्यकता के अनुसार। बहुत बड़ी पहल है और ये पहल जब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारा माइंड सेट चेंज नहीं होता। हम देखते हैं कि अब भी हम लोग गांव में अगर सर्वे किया जाए तो बहन पुष्पा जी से मैं कहना चाहूंगा कि गांव में अगर बात की जाएगी तो प्रत्येक गार्जियन अपने बच्चों को चाहेगा कि उसको नौकरी मिले, स्वावलंबन न बढ़े। स्वावलंबन की बात ही नहीं समझते, वो तो नौकरी कराने की बात समझते हैं, चाहे वो नौकरी छोटी हो चाहे कुछ भी नौकरी हो। नौकरी प्राप्त करना हमारे यहाँ के जो ग्रामीण संदर्भ है, ग्रामीण जो अंचल है, ग्रामीण अंचलों में जो युवक है, उससे अगर पूछा जाएगा क्या करेगा तो भाई नौकरी करूंगा। कौन सी नौकरी करेगा? सरकारी नौकरी करूंगा। सरकारी नौकरी मिलेगी तो प्राइवेट नौकरी कर लूंगा, लेकिन नौकरी में जरूर करूंगा। तो सबसे पहले जो माइंड सेट है, इस माइंड सेट को परिवर्तित करने की आवश्यकता है शिक्षा के द्वारा। दूसरा, अपार संभावनाएं हैं। जैसे भाई हमारे विद्वान साथी अर्जुन चौहान ने कहा है कि हिंदी भाषा पढ़ने वाले, हिंदी साहित्य पढ़ने वालों को इतने रोजगार मिल सकते हैं। मेरा मानना है कि तमाम विषयों के जो विद्वान हैं, जो तमाम विषयों के जानकार हैं, तमाम विषयों के विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, जानने वाले हैं, उनकी अपार संभावनाएं स्वरोजगार की होती हैं। और ऐसा अध्ययन करने की होती है, जिस अध्ययन से उनको काम सिखाते हैं वो, और काम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति में इस पर बहुत जोर डाला गया है। हमारे यूजीसी के द्वारा तो डिप्लोमा चल रहे थे पहले, उन डिप्लोमा के आधार पर, जैसे ई कॉमर्स का डिप्लोमा था, बाजार के संदर्भ में लोग उसमें सहायता लेते थे और बाजार के जो भी नीतियां हैं उनको मान करके और बाजार में कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है, इस तरह की पॉलिसी तय करके अपना रोजगार शुरू कर सकते थे। ऐसे बहुत से डिप्लोमा शुरू हुए, लेकिन डिप्लोमा का प्रचलन बहुत अधिक नहीं हुआ। विश्वविद्यालयों ने शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे विद्यार्थियों की इच्छा उधर नहीं थी। मैं देखता हूँ वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी खुल रही है, 3 यूनिवर्सिटी का जो मुझे अनुभव है, मेरठ में वाइस चांसलर में रहा, जोधपुर में वाइस चांसलर में रहा, अब अजमेर में वाइस चांसलर हूँ मैंने देखा है कि बच्चों का रुझान ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सब्जेक्ट पढ़ने की तरफ ज्यादा है, इन द कंपेरिजन ऑफ ऐसे सब्जेक्ट, अप्लाइड सब्जेक्ट हो जो उनको रोजगार दे सकें या रोजगार उपलब्ध कर सकें, उनके प्रति कब रुझान उनका होता है। तो हम उसके संदर्भ में कई बार सेमिनार करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, समझाते हैं, लेकिन वही बात आती है कि माइंड सेट से लगना बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति में बहुत अच्छी शिक्षा नीति आई है, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि विश्वविद्यालय ज्ञान सृजन के केंद्र होंगे और महाविद्यालय ज्ञान अर्जन के केंद्र होंगे, और संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण शिक्षित होंगे 2030 तक, ऐसा इनका मानना है। ये मेरा मानना है कि ऐसा हो जाएगा तो पहली स्टेज हम पार करेंगे, और उसके बाद जो रोजगार परक विषय हम खोलेंगे, उनके आधार पर जो उनको रोजगार प्राप्त हो गया, रोजगार पैदा करेंगे, उसके पर रुझान उनका जागेगा। हमारी जो नीति है, आर्थिक नीति है, आर्थिक नीति में कहा गया है कि इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन मेक, तो इंडियन मेक के प्रति हमको लालच होनी चाहिए। हमारी सरकार ने बड़ी उदारवादी योजनाएं बना रखी हैं, जैसे कि बैंक से लोन मिल जाता है 10 लाख तक का, यदि कोई अपना काम करना चाहता है। मैं एग्रीकल्चर सेक्टर को ही लेता हूँ। मेरे पास, जो मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहां मैं देखता हूँ कि बहुत से विद्यार्थी जो अमेरिका वगैरह में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बड़ी बड़ी नौकरियां करते थे, वहां से छोड़कर आ गए और अपने छोटे मोटे जो खेत उनके पास थे उनमें ऑर्गेनिक खेती प्रारंभ उन्होंने कर दी। और इन खेती का प्रचलन
पढ़े लिखे लोगों ने प्रारंभ किया है और उसके देखा देखी किसान भी उसमें रुचि लेने लगे हैं। फ्लोरिकल्चर बहुत महत्वपूर्ण एक रोजगार परक व्यवसाय है। सेरिकल्चर बहुत महत्वपूर्ण रोजगार परक व्यवसाय है। इसी तरह के एग्रीकल्चर में तो अपार संभावनाएं हैं। हम याद करते हैं हमारी हरित क्रांति के जनक बहुत बड़े विद्वान हमारे स्वामीनाथन साहब को। सबसे पहले उन्होंने मैक्सिको से बीज लाए थे और पंजाब में उन बीजों का उन्होंने प्रयोग किया था, जिसकी वजह से हमारी जो व्हीट प्रोडक्शन थी, मक्का प्रोडक्शन थी, जो ही प्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण थी, वो प्रोडक्शन हमारी कई गुना बढ़ गई। और जो हमारा देश हमेशा भुखमरी में रहता था, अनाज आयात करता था, और मैं जानता हूँ उस समय को मैं पढ़ता था तब जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, मैं बच्चा ही था, कहा था कि हमारे देश को यदि खाद्य समस्या से उबरना है तो एक दिन का उपवास रखना पड़ेगा। 5 साल लोग उपवास करते थे। तो हमारा देश कृषि के क्षेत्र में, प्रोडक्ट क्षेत्र में स्वावलंबी नहीं था, लेकिन स्वामीनाथन जी ने क्रांति लाई। वो मैक्सिको से ऐसे बीज लाए जिसकी वजह से बढ़ा हमारा प्रोडक्शन, और कृषि में हम काफी कुछ अपने आप पर डिपेंड किए और अब बहुत अच्छी स्थिति हमारी अपनी है। अकेला कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें न जाने कितनी अपार संभावनाएं हमारे पास है। हमारी बहुत सी वेस्टलैंड पड़ी हुई है, उस वेस्टलैंड को हम आराम से कृषि योग्य बना सकते हैं। ऐसे उपाय भी दिए गए हैं कृषि में। उस वेस्टलैंड पर भी अनेक तरह की पैदा कर सकते हैं आप। फ्रूट प्रोडक्शन है हमारा। हमने देखा होगा कि भूमध्य सागर के आसपास के जितने क्षेत्र हैं वो फ्रूट प्रोडक्शन में उनको ड्राई करने के बाद पूरी दुनिया को निर्यात करते हैं और खूब अच्छी इकोनॉमी उनकी चलती है। हमारे देश में एक बहुत अच्छी बात है कि हर तरह का मौसम यहाँ मिलता है, हर तरह की मिट्टी यहाँ मिलती है, हर तरह का कंडीशंस यहाँ पर हैं, और वाटर रिसोर्स में हमारा देश दुनिया में सबसे नंबर 1 है। बहुत वाटर रिसोर्सेज हमारे हैं जो वेस्ट चले जाते हैं। तो हमारे सभी लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति जो दिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट करने में कैसे अपने रुझान दिखाएं, कितनी रुचि दिखाएं, और अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक से नई शिक्षा नीति हो गई तो विश्वास है कि हमारा देश स्वावलंबी बनेगा। रोजगार परक 2 ही पाठ्यक्रम हैं, वो पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी हैं और इजाद कर दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेबस बना दिए गए हैं, विश्वविद्यालय अपने आप सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं। अभी एक विषय है जैसे फाइन आर्ट्स, ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है। इस विषय में हमारे यहाँ जैसे कि 5 स्टार होटल्स या होटलों की चेन चलती है, टूरिस्ट प्लेसों की चेन चलती है, अपनी कल्चर को दिखाने के लिए, अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए आप उसमें तरह तरह के चित्रण कर सकते हैं और तरह तरह के कार्य करके उसको विकसित कर सकते हैं। तो ये कई बातें ऐसी हैं, हर विषय अपने बारे में स्थिति लिए बैठा है कि वो रोजगारक संदर्भ रखता है, रोजगार परक शिक्षा रखता है, बशर्ते उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें मन स्थिति बनानी पड़ेगी। क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं और संभावनाओं के साथ साथ समस्या मात्र के माइंडसेट को परिवर्तित करने की बात। जो बच्चा शिक्षा ग्रहण करने आता है वो शिक्षा ग्रहण करे। नई शिक्षा नीति में देखा गया है कि 8th क्लास तक 10th क्लास तक सब विषय पढ़ेगा, फिर उसकी जो रुचि होगी उधर वो पढ़ेगा। तो विदेश में ऐसा ही सब होता है, जापान में ऐसा होता है, यूएसए में ऐसा होता है। तो अगर इस तरह की शिक्षा का हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो हमारे युवाओं का जो माइंडसेट है वही परिवर्तित होगा और वो आगे बढ़ेगा। और बढ़ने के साथ साथ मेरा विश्वास है कि अवश्य देश स्वावलंबन बनेगा और स्वावलंबी देश बनने के बाद अग्रणी विकसित देशों में क्यों स्वागत आएगा। तो रिसोर्सेज की हमारे देश में कमी नहीं है, कोई रिसोर्स की कमी नहीं है। हमारे यहाँ मानव संसाधन रिसोर्स भी बहुत अधिक है, युवा शक्ति सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है दुनिया में। तो उसको केवल चैनलाइज करने की आवश्यकता है, उसके माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है। तो अपने आप देश हमारा रोजगार शिक्षा की तरफ बढ़ेगा और उदारवादी जो नीतियां हैं उनका पूरा जो राज्य की और हमारे राष्ट्र की जो उदारवादी नीतियां बनी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में बनी हैं,
उन सब उदार नीतियों का पूरा फायदा तभी हो पाएगा तो रोजगार परक जो पाठ्यक्रम है उनको लोग पढ़ें, उनको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं और इस तरह से अपना स्वयं का जीवन पैदा करें, आर्थिक स्थिति मजबूत करें। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज की होगी तो राष्ट्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेरा मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिसमें के लिए अब इनको बोल भी रहा है मैं मोबाइल पे, जब बोल भी आए तब भाई संदीप जी माइक खोल रखा। अभिलाषा माइक म्यूट करें, अभिलाषा माइक म्यूट करें। तो ये मुझे कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी और नई शिक्षा नीति में सब चीजें दी गई हैं, उसको अच्छी तरह हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और उसके परत रोजगार परक जो पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाई हो रही है, जो पढ़ाई होने जाएगी, जो विषय है उनको बनाना चाहिए और उन विषयों को जो विषय स्थानिक समस्याओं को लेकर बनते हैं, एक क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए बनते हैं, क्षेत्रीय रिसोर्स को देकर रोजगार बनाने के लिए बनते हैं, उसमें स्वायत्तता देनी पड़ेगी प्रति विश्वविद्यालय को ताकि उस तरह के वो रोजगार परक पाठ्यक्रम तैयार करें, प्रत्येक स्कूल में शिक्षा दी जाए और इस शिक्षा का एक स्वरूप चेंज किया जाए तो टोटल की टोटल शिक्षा एक मानव निर्माण पर, आर्थिक निर्माण पर डिपेंड हो। मेरी यही बातें हैं, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ में अपने मित्र और अपने भाई प्रोफेसर रामदेव जी भारद्वाज को जो वाइस चांसलर हैं, बहुत अच्छा जिन्होंने इस 5 दिनों में बहुत अच्छी सेमिनार का आयोजन किया है, विभिन्न विषय लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में बातें की हैं, उनको विशेष रूप से मैं साधुवाद देता हूं और भाई संदीप अवस्थी साहब ने मुझे इसमें जोड़ा, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।